चलिए तो ये दिसंबर 2023 का करंट अफेयर है और बिहार के दृष्टिकोण से, जैसे कि अब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा या दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें बिहार से संबंधित भी कई चीज़ें, जैसे कि आर्थिक जनगणना हो गया जो बिहार सरकार अभी सौंपी है रिपोर्ट, उससे जुड़ा हुआ जो सवाल होगा। इसके अलावा नोबेल प्राइज़, आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ जब भी जारी होता है तो हर बार सवाल जो है सो छपता है, तो इसी लेकर के ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सवाल इसमें शामिल हैं, तो इसको पढ़ के जाना है साहब। चलिए देखते हैं हम लोग इसका पहला जो है इसमें लाइन कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है तथा कोर्ट ने कहा ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने का जो मान्यता है या कानून बनाने का जो अधिकार है वो जो है ना संसद या विधानसभा का अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं है। कौन बोला? संसद, सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह का मतलब होता है कि लड़का लड़की या लड़की लड़की ये दोनों अगर विवाह करता है तो ऐसे विवाह को बोलते हैं समलैंगिक विवाह। सम मतलब बराबर, लैंगिक मतलब लिंग। अगर बराबर लिंग वाले व्यक्ति से विवाह होता है, चाहे लड़की लड़की का विवाह हो या लड़का लड़का का विवाह हो, तो ऐसे विवाह को समलैंगिक विवाह कहा जाता है। ऐसा बात है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में कई जो है ना कई जो है सो तरह के केस शामिल थे, इस तरह के समलैंगिक विवाह को लेकर के कई तरह की याचिका दायर थी। तो सारी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट सीधा कहा कि समलैंगिक विवाह पर हम अपना रुख या हम अपना जजमेंट या निर्णय नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा मामला है ही नहीं। और मेरे समझ से अगर पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ही अगर मेरा निर्णय अगर सुनना चाहते तो सीधा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता हम नहीं देते हैं, ये समाज के खिलाफ है। कुछ निर्णय हमें समाज को भी देख करके देना होता है, इसीलिए करके ये समाज के खिलाफ है, इसीलिए करके समलैंगिक विवाह को हम मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं देंगे। रही बात अधिकार की, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। इसके लिए आप कहाँ जाइए? संसद में और या विधानसभा में आप कानून बनाइए, उस आधार पर आप समलैंगिक विवाह को मान्यता दे सकते हैं या फिर इसे मान्यता नहीं दे सकते हैं। ऐसा बात है, यही है, याद रखिएगा इस बात को। और अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। अब देखिए समलैंगिक विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की से, लड़का लड़का से शादी करेगा तो बताइए कभी बच्चे पैदा होंगे क्या? नहीं होंगे। या लड़की लड़की से करेगा विवाह तो कभी बताइए बच्चा पैदा होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए करके होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट, होता क्या था कि समाज में जो समलैंगिक विवाह करता था तो बाद में ना बच्चों को गोद ले लेता था, बाद में बच्चों को गोद ले लेता था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्णय में एक शब्द और जोड़ दिया कि कोई भी समलैंगिक जोड़ा किसी भी बच्चों को गोद नहीं ले सकता है, कोई भी समलैंगिक जोड़ा किसी भी बच्चों को गोद नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अपने बच्चे तो होते नहीं हैं, और दूसरी बात है क्योंकि वो बच्चों के बीच में रहे नहीं हैं। इसीलिए करके सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बच्चे के लालन पालन करने की जो दिनचर्या है या बच्चों को लालन पालन करने की जो तकनीक है, जो तरीका है, जो सूझबूझ है, वो इनके पास नहीं होती है समलैंगिक जोड़ों के पास। इसीलिए करके सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में एक शब्द और जोड़ दिया कि समलैंगिक जो जोड़े हैं वो बच्चों को गोद भी नहीं ले सकता है। और ये ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट जो है 17 अक्टूबर 2023 को दी है। आया समझ कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें? नहीं ना। सीधा बात यह है कि समलैंगिक मामलों को लेकर के, समलैंगिक विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर थी। सुप्रीम कोर्ट जब ये याचिका दायर हुई, इस पर जब जजमेंट देना शुरू की तो सीधा एक लाइन में कह दी, सबसे पहली बातें ये कि हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, इसके लिए आप कानून चाहे तो विधानसभा में जाकर के या फिर संसद में जाकर के कानून बना लीजिए, लेकिन हमारी पर्सनल कोर्ट की राय अगर सुनते हैं तो कोर्ट का फैसला यही होगा कि समलैंगिक विवाह समाज के स्तर से देखा जाए तो किसी प्रकार से ये जायज़ नहीं है। इसीलिए करके समलैंगिक विवाह को मान्यता कानूनी नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने एक शब्द को और जोड़ दिया कि समलैंगिक जोड़े
बच्चे जो गोद लेते हैं वो गोद लेने के अधिकार भी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि आप गोद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्षमताएं नहीं होती कि बच्चों को सही परवरिश दे सके। इस तरह की बातें जो है सो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में दी हैं। बाकी बोल दी है कि बाकी जो फैसला लेना है वो संसद को लेना है या तो विधानसभा को लेना है। समझ में आया कि नहीं है? क्या बोले? नहीं, अब यहाँ से पारित होगा तब अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दिया। अब सरकार का नीति है, हर राज्य की नीति है। अब जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो इस तरह की चीज़ों पर जो अपना कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट बोल दी है, वो कानून फिर लागू होगा। ऐसा बात है क्या? हाँ, सांसद अगर बना देगा तो फिर मानना पड़ेगा, ऐसा बात है। चलिए, इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। इसीलिए बोले हैं कि ये जो नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर है, इसीलिए करके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिहार के दृष्टिकोण से और काफ़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पूछ सकता है कि जातिगत जो जनगणना हुआ है या आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है, उसके आधार पर बिहार की अब जनसंख्या कितनी हो गई है। एक तरह से समझिए कि जनगणना की तर्ज पे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल आबादी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी हो गई है, पुरुष की संख्या कितनी हो गई है, महिला की संख्या कितनी हो गई है, या किसी जाति वाइज पूछ सकता है कि इस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत हैं। इस तरह से सवाल आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा वगैरह, तो वहाँ पर सवाल हो सकता है कि आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए साहब, जितना अभी टाइम आपका बचा हुआ है, दरोगा वाले बच्चा जो भी है, जितना भी टाइम आपका बचा हुआ है, प्रयास करिए अपना 100%, पूरा अपना 100% दे करके आए। और जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप रिवीजन, क्विक नए चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो आप पढ़े हुए हैं उसी चीज़ को बार बार रिवीजन करिए। और बहुत सारे चीज़ आपको पढ़ाया गया, प्रीवियस ईयर का बहुत सारे कंटेंट आपको दिया गया है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग आपको हो गया है, पॉलिटी लगभग, ज्योग्राफी लगभग, मतलब आपके पास उतना कंटेंट है कि आप उसके बाद करेंट अफेयर हर हाल में रिवीजन करके जाइए। बार बार हम बोलते हैं, क्योंकि 15 से 20, 20 से 25 तक सवाल हो सकता है कि देखने के लिए मिलेगा। और यही बहुत बड़ा डिसाइड फैक्टर होता है करेंट अफेयर। जो पढ़ के जाता है वो बच्चे करंट अफेयर में 15 में 15, 20 में 20, 25 में 22, 20 करके लेके आता है। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो याद रखिए कि आप काफ़ी पीछे हो गए, क्योंकि हर सब्जेक्ट, बाकी का सब्जेक्ट नए बच्चे और पुराने बच्चों के लिए, जो पिछले बार पीटी मेंस निकाला होगा ना पिछले बार, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में शायद आपसे कुछ ना कुछ कदम आगे होगा। जो मान लीजिए 2-4 बार फिजिकल से निकल रहा है, कभी पीटी से निकल रहा है तो कभी मेन से निकल रहा है, वो कई कदम आपसे आगे होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग होगा, वो सब्जेक्ट में आपसे बेहतर करेगा 2-4 सवाल। ये नहीं बोलते कि आप सही नहीं करिएगा आप, मतलब, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस होगा थोड़ा अलग होगा। लेकिन करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपके लिए भी उतना ही नया होगा और उसके लिए भी उतना नया होगा। तो आप जितना बूस्ट करंट अफेयर में कर लेंगे उतना समझिए पुराने बच्चों को आप क्या कर दिए, पीछे छोड़ दिए। इसीलिए करके करंट अफेयर हर हाल में पढ़ के जाइए और ख़ुद को प्रयास करिए काफ़ी बेहतर करने का ये 15-17 दिन में, ठीक है साहब। क्योंकि याद रखिए साहब, जीवन में ना जब तक आप अच्छे पद पर नहीं जाते हैं तब तक आपको ना प्रतिष्ठा मिलती है और ना ही आपका पहचान मिलता है। तो प्रतिष्ठा और पहचान ये दोनों चीज़ आपके पद से ही होता है, और इसके लिए आप अपने महत्व को बढ़ाइए, अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाइए। क्योंकि महत्व इसी बात से पता चलता है कि जब आप देखते हैं कि चाय में जब मक्खी गिर जाती है तो लोग चाय फेंक देता है, लेकिन यही घी में अगर मक्खी गिर जाती है तो लोग मक्खी फेंकता है लेकिन घी नहीं फेंकता है। यही वैल्यू है, अपने आप को घी की तरह महत्वाकांक्षी बनाइए, समझ रहे, अपने पद के लिए। और आपके पद ही आपको प्रतिष्ठा और क्या कहते हैं पहचान दिलवाएगी, अन्यथा कोई भी चीज़ आपको नहीं दिलवाएगी। इसीलिए करके 15-17 दिन का टाइम ऐसा है जो आप एक जगह पर आ सकते हैं और आपकी फिर प्रतिष्ठा और पहचान एक अलग ही हो जाएगी। इसीलिए करके इस 15-17 दिनों को आप पूरी तरह से यूटिलाइज करिए। अब जो भी बचा हुआ 12 दिन 10 दिन जो भी बचा हुआ, एक एक दिन का मायने होता है, समझ रहे बात को। इसीलिए करके प्रयास करिए पूरी अपनी ताकत झोंकने का। चलिए साहब,
तो बिहार में जातिगत जनगणना की आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को 2 अक्टूबर 2023 को जिस दिन गांधी जयंती था उस दिन जारी किया गया था। इससे पहले भी हम लोग जातिगत जनगणना के बारे में बताए थे कि 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था, फिर बीच में पटना हाई कोर्ट इस पर रोक लगा दी थी। फिर बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि बिहार जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण कर सकता है, ये राज्य सरकार का अधिकार है। जनगणना आता है केंद्र सूची में तो जनगणना नहीं कर सकता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जरूर कर सकता है। फिर जाकर के बिहार सरकार अगस्त में जाकर के पूरी तरह से जातिगत जनगणना करवा ली और फिर 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट था वो सौंप दी गई। और अभी तक पूरे भारत के इतिहास में कभी भी जातिगत जनगणना का रिपोर्ट नहीं सौंपा गया था। 1931 में जब हुआ था जातिगत जनगणना तो उस समय भी रिपोर्ट को आउट नहीं किया गया था, केवल कर लिया गया था 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना और उसके रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया था, उसको गुप्त रख लिया गया था पहली बार ऐसा। नहीं, जातिगत जनगणना कहाँ हुआ? नहीं, जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना 1931 में। नहीं, गलत दिखा रहा है। चलिए, तो बिहार में जातिगत जनगणना की आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, जिसके आंकड़े निम्न हैं। अब आंकड़ा क्या है देखिएगा कि बिहार में कुल जनसंख्या कितना हो गई है इस जातिगत जनगणना के आधार पर। तो बिहार में कुल जनसंख्या जो हो गई है वो हो गई है 13,07,25,310। तो 13,7,25,310 याद रखेंगे, 13,7,25,310 13,7,25,310 यानी 13,7,25,310 व्यक्ति। ठीक है, ये जातिगत जनगणना के आधार पे। जबकि आपको जोड़ दिया जाएगा 2011 के आधार पे, क्योंकि जनगणना से सवाल हर बार आता है। आप यूट्यूब पे हम लोग डाले हुए हैं जनगणना का, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल टॉपिक है। बिहार एसएससी में जाइए, बिहार पुलिस में जाइए, दरोगा में जाइए, जहाँ भी जाइएगा वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे यूनिवर्सल टॉपिक हम लोग यूट्यूब पे डाल दिए हैं। जनगणना को पढ़ के जाइए, पंचवर्षीय जो योजना है उसको आप पढ़ करके जाइए, सब करके जाइए। चलिए, तो कुल जनसंख्या इतना हो गई, जिसमें पुरुष की संख्या जो हो गई वो हो गई कितना? 6,41,31,990। 6,41,31,990 हो गए। और महिला की जो संख्या हो गई है वो 6,11,38,460 हो गई है। इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पुरुष की संख्या इतना हो गई और महिलाओं की संख्या 6,11,38,460 हो गई। तो हमें लगता है कि इस तरह का सवाल 2011 की जनगणना से नहीं पूछ करके इस बार हो सकता है कि यहाँ से पूछा जाए, इसीलिए करके इसको जरूर पढ़ के जाइएगा इस डाटा को। चलिए, बाकी कुछ पहले भी बताए हुए, कब शुरू हुआ, कब क्या हुआ, कब हाई कोर्ट रोक लगवाई थी, सब बात पहले करंट अफेयर में भी पढ़ाए हुए हैं। अगला है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिला का अनुपात। सीधा बात समझना है कि ये लिंगानुपात हो गया। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि प्रति लिंगानुपात का तात्पर्य है, इस तरह से सवाल दे देगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, इस तरह से आपको उलट फेर करके आपको ऑप्शन तैयार कर देगा। तो याद रखिएगा 1000 पुरुष पर जितनी महिलाओं की संख्या होगी वही लिंगानुपात कहलाता है। तो जातिगत जनगणना के आधार पर इस बार जो लिंगानुपात रहा है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या हो गई है 953 हो गई है, 953 हो गई है। जबकि आपको पता है 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए बिहार का लिंगानुपात तो कितना है? 918 है। तो इसका मतलब है कि जातिगत जनगणना में ये लिंगानुपात जो है सो महिलाओं की बढ़ी है। इसका मतलब है कि अब महिला और पुरुष की समानताएं धीरे धीरे बिहार में बढ़ रही हैं। चलिए, अब देखिए, अब जातिगत जनगणना था तो अब ये आपको डाटा परसेंटेज में कम से कम ध्यान में रखना होगा कि किस वर्ग का व्यक्ति कितने प्रतिशत बिहार में हैं। तो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा होगा, पिछड़ा, हाँ मिस्टेक है, पिछड़ा वर्ग जो है ना, पिछड़ा वर्ग का जो परसेंटेज है टोटल बिहार में वो 27.12%, 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है इसका 36.5%
0.01 यानी 36% मोटा मोटी याद रख सकते हैं। क्या बोले, एक 27% हो गया और ये हो गया आपका 36%, अप्रोक्सीमेट भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जिसको हम लोग BC फर्स्ट बोलते हैं ना, वो होता है अत्यंत पिछड़ा, और जिसको हम लोग BC 2 बोलते हैं वो होता है पिछड़ा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जो है ना, इसकी जो परसेंटेज हो गया 19.667%। एक बार हम लोग डाटा मिला के भी रखेंगे, कारण है हो सकता है टाइपिंग में कहीं इधर हुआ हो। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में जो परसेंटेज है इसकी आबादी का 1.68% है, 1.68% है। और अनारक्षित जो हो गया मतलब जनरल में जो हो गया वो समान वर्ग में वो 15.52%। कितना हो गया, 15.52%। यानी याद रखेंगे पिछड़ा वर्ग में कितना, 27.12। उसके बाद पूछा जाएगा अत्यंत पिछड़ा में तो क्या बोलेंगे हम लोग, 36.01। उसके बाद पूछा जाएगा अनुसूचित जाति का तो क्या बोलेंगे, 19.65। और पूछा जाएगा अनुसूचित जनजाति का तो 1.68%। और अनारक्षित यानी जनरल का पूछा जाएगा आबादी तो 15.52%, 15.52%। चलिए उसके बाद देखिए अभी हाल ही में ना मीडिया में कुछ ज़्यादा ही लाइट में रहा था यादव का, जो यादव कास्ट होता है ना उसका थोड़ा सा मीडिया में अधिक रहा था। कई लोग आरोप लगाए थे कि तेजस्वी यादव क्योंकि यादव है तो ये क्या है कि अधिक आरक्षण इसको मिल पाए, क्योंकि कहा गया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी आरक्षण में। तो कई जो पार्टी है ना आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जो है ना ये जानबूझ करके यादवों की संख्या आबादी को बढ़ा करके दिखाया है ताकि यादवों को अधिक से अधिक आरक्षण मिल जाए। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या वो अलग बातें हैं, लेकिन क्योंकि ये मीडिया में रहा था इसी वजह से हम लोग यादव के बारे में थोड़ा सा लिख दिए हैं। कहा गया मीडिया में या विपक्ष वाले जो थे वो बोला गया कि ये क्योंकि कहा गया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो यादव अपने कास्ट को आबादी को इसलिए बढ़ा करके दिखाया ताकि इसे अधिक से अधिक आरक्षण मिल पाए, इस तरह का आरोप लगा है। तो याद रखेंगे कि बिहार के 215 जातियों में, बिहार में कुल कितना जाति है, 215 जाति है, और 215 जातियों में सबसे अधिक जो आबादी रही है वो यादवों की रही है 14.27% यादव, 14.27% यादव। ऐसे बात है। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिकॉल ये करना है कि बताइएगा कि आप लोग जो पिछड़ा वर्ग में कितना परसेंट था, 27.12%। ठीक है, 27.12%। पूछा जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 36.01%। उसके बाद अगर पूछा जाएगा अनुसूचित जाति में तो 19.65%, 19.65। चलिए अनुसूचित जनजाति में पूछा जाएगा 1.6। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यादव का पूछा जाएगा कि अनुसूचित क्या कहते हैं जातिगत जनगणना जो हुआ था इसमें सबसे अधिक आबादी किस जातियों की थी, क्या बोलेंगे, यादव का कितना परसेंट था, 14.27। चलिए याद रखेंगे। अच्छा पहली बार जो जातिगत जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अब देखिए बिहार पहला राज्य बन गया है जो पूरे भारत में जो इस तरह के जातिगत जनगणना या आर्थिक सर्वेक्षण करवाने का काम किया है, तो इस बात को याद रखेंगे साहब। और क्योंकि ये हाईलाइटेड मुद्दा आप देखिए कि पूरे भारत में हो चुका है, इसीलिए चाहे केंद्रीय स्तर का एग्जाम हो, सेंट्रल स्तर का या बिहार स्तर का, बिहार में होगा तो स्वाभाविक है ये गारंटी नहीं है कि दरोगा में ही छपेगा, लेकिन इस बात की ज़रूर गारंटी है कि बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे कहीं ना कहीं आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि केवल बिहार का ही मुद्दा नहीं रहा था, ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का मुद्दा बन गया। और बाद में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है सो इसी को लेकर के अपने राजनीतिक जो है सो भाषण में बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं जातिगत जनगणना को लेकर के, तो इसी लेकर के और कई राज्य भी अब इसका डिमांड कर रहा है, कई राज्य भी इसका डिमांड कर रहा है कि जातिगत जनगणना करवाया जाए, इसी लेकर के थोड़ा हाईलाइटेड है ये। हाँ बोलिए, क्या जातिगत जनगणना, यही तो बोल रहे बिहार में किया गया है, वही बात तो लिखा हुआ बिहार राज्य में किया गया है जातिगत जनगणना, ये केंद्रीय स्तर पे था,
ये जो था ना 1931 में, वो केंद्रीय स्तर पर था। ठीक है, चलिए अब देखिए धर्म, अगर देखिएगा किस धर्म की कितनी आबादी है, वो तो जातिगत, अनुसूचित जाति, जनजाति देख रही है। अब देखिए उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है कि इसमें कुर्मी कितना है, धानु कितना है, ये सब ध्यान में नहीं रखना है, उतना जरूरी नहीं है। अगर इतना डीपली पूछता है तो फिर बेवकूफ़ी है। 215 जाति का आबादी कितना याद रखेगा लोग, 215 जाति पढ़े ना, कितना % याद रखेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग डाल दिए धर्म, और इधर है आंकड़ा, किस धर्म के कितने % लोग हैं। तो सबसे पहले चलाया कौन सा, हिंदू आ गया। अब देखिए इसमें कितना %, 81.99%, यानी लगभग कहिए तो 82%, अप्रोक्सीमेट कितना, 82% हिंदू है। ठीक है साहब। इस्लाम की अगर बात किया जाए, मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म के कितने %, 17.70, 17.70, अगर राउंड फिगर में बोला जाए तो 18% लगभग, है ना। चलिए उसके बाद देखिए ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का अगर बोला जाए तो 0.05%, 0.05%। अगर सिख की बात किया जाए तो 0.011%, 0.011% सिख का। ठीक है, उसके बाद देखिए बौद्ध का, तो बौद्ध का याद रखेंगे 0.085, या आप सीधा शॉर्ट में 0.08 भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद जैन धर्म की बात किया जाएगा तो बोलेंगे 0.0096, कितना है, 0.0096। तो मोटा मोटी आप देखिए कि बिहार में दो ही आबादी जो है, हिंदू और मुसलमान की आबादी सबसे अधिक है। आया समझ कि नहीं है। चलिए तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए 81.99% जो है सो आबादी है, और कल ही आपको बोले थे कि 82% हिंदू है, 82% हिंदू है, और पूरे भारत में भी लगभग इसी तरह का आंकड़ा होगा। और यहाँ के राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ के प्रधानमंत्री हिंदू, यहाँ के मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ के 90% IAS IPS हिंदू, यहाँ के 90% जो मुखिया सरपंच जो होते हैं वो हिंदू, अब फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। और हमारा देश उस समय भी खतरा में नहीं आया था जिस समय फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे राष्ट्रपति, जिस समय APJ अब्दुल कलाम हुआ करते थे राष्ट्रपति, जिस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे हामिद अंसारी। लेकिन आज ऊपर से शीर्ष से लेकर के अर्श से फर्श तक हिंदू है, फिर भी कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। अब पता नहीं किस प्रकार का खतरा है। चलिए हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला है कि हाल ही में देश का सबसे ऊंची राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर 418 फीट का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है, जो लगभग 40 मंजिला भवन के बराबर है। तो पूछा जाएगा कि देश में सबसे ऊंची राष्ट्र ध्वज निम्नलिखित में से कहाँ लगाया गया है, तो क्या बोलेंगे, अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर, जो 400 कितना फीट है, 418 फीट है, जो लगभग 40 मंजिला भवन के बराबर है लगभग, ऐसा बात है। और इसको लगाया कौन है, तो याद रखेंगे कौन सी संस्था लगा रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है। चलिए साहब, इस तरह का सवाल कई बार BPSC वगैरह भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साहब, छत्तीसगढ़ के 90 सीट पर 90 सीट पर 7 एवं 17 नवंबर को, मिजोरम की 40 सीट पर 7 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 230 सीट पर 17 नवंबर को, और राजस्थान के 200 सीटों पर 23 नवंबर को, और तेलंगाना के 119 सीटों पर जो है सो 30 नवंबर को 2023 को चुनाव कराया जाएगा तथा इसका परिणाम जो है सो 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। और आपको पता है कि 3 दिसंबर पिछले 2 दिन पहले आपको यहाँ से रिजल्ट भी घोषित हो गया। अब सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में नवंबर माह में आयोजित विधानसभा चुनाव में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। इस तरह से सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा सवाल ऐसे मिलेगा कि हाल ही में
तेलंगाना में या किसी राज्य में, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर कितने विधानसभा सीट हैं, इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तीसरा बात ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत करके आई है। और चौथा सवाल, जब मुख्यमंत्री बनेगा तब ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ के किस पार्टी से कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, अभी इसका जो रिजल्ट आया है, जिसमें आपको पता है कि राजस्थान में भी बीजेपी जीती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड बहुमत के साथ कौन जीती है, बीजेपी जीती है। और मिजोरम की बात किया जाए, हाँ हो गया है, जेड जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ये पार्टी का नाम है ZPM। ये पार्टी जो है सो 27 सीट ला करके ये पार्टी बहुमत में आई है। अब इसका मुख्यमंत्री कौन होता है वो बाद में देखा जाएगा, याद रखिएगा साहब। चलिए, हाँ तेलंगाना तो बच गया। तेलंगाना, तो तेलंगाना में जो जीती है ये कांग्रेस पार्टी जीती है। पहले BRS था, अब वो हार चुकी है। अब जो है सो कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुमत में आ चुकी है। अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी। बाकी मुख्यमंत्री कौन बनते हैं हर राज्यों में, ये जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा उसके बाद हम लोग अगले महीने में करंट अफेयर में पढ़ लेंगे। चलिए, तो सीट की संख्या जरूर याद रखिएगा। आगे है कि 21 अक्टूबर 2023 को राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के लिए प्रोजेक्ट उद्भव क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है, जिससे भारतीय सेना मौर्य, चोल, चाणक्य और अशोक के समय का जो भी युद्ध नीति है उस नीतियों को पढ़ेगा और उसको समझाया जाएगा। अब समझिएगा, अब सवाल यहाँ से किस प्रकार से तैयार हो सकता है। सवाल ये तैयार हो सकता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला सवाल पूछने का तरीका तो क्या बोलेंगे हम लोग, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री है ना। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है किसके लिए है, हमारी सेनाओं के लिए है। तो जब भी पूछा जाएगा कि यह जो है सो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो क्या बोलेंगे, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। दूसरी ढंग से पूछा जा सकता है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट भारतीय सेनाओं को मौर्य, चोल और अशोक के समय के युद्ध नीतियों को सिखाने और समझाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट उद्भव। तीसरा तरीका सवाल का हो सकता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट उद्भव को किस उद्देश्य से भारतीय सेनाओं के लिए लॉन्च किया है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मौर्य, चोल, चाणक्य और अशोक के समय की जो युद्ध नीति थी इसको समझने और सीखने के लिए लॉन्च की गई है। ऐसा बात है। चलिए, इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में 15वीं श्रेणी का तीसरा युद्धपोत एवं गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है डिस्ट्रॉयर इम्फाल, क्या नाम है, डिस्ट्रॉयर इम्फाल को नौसेना में शामिल किया गया है। ये मझगांव डॉक शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा साहब। तो पूछा जाएगा, हाल ही में अक्टूबर 2023 में 15वीं श्रेणी का तीसरा युद्धपोत जो गाइडेड मिसाइल लेस है वो कौन सा लॉन्च किया गया है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रॉय इम्फाल। नाम क्या है, डिस्ट्रॉय इम्फाल, ठीक है साहब। क्योंकि 15वीं श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 युद्धपोत इससे पहले ही तैयार किया गया होगा। तो वो कौन सा 2 युद्धपोत है जो तैयार किया गया था, तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ, विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ। तीसरा सवाल यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि 15वीं श्रेणी का हाल ही में जो तीसरा युद्धपोत है जिसका नाम डिस्ट्रॉय इम्फाल है, इसका निर्माण कौन सी कंपनी की है। तो याद रखेंगे मझगांव डॉक शिपयार्ड। मझगांव डॉक शिपयार्ड ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में है, याद रखेंगे साहब इस बात को। चलिए साहब, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा ज़्यादा VVI हो जाता है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में राष्ट्रपति जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। और ये राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, ये तो VVI है ही, क्योंकि ये भारत विरोधी राष्ट्रपति हैं। ये भारत विरोधी राष्ट्रपति है क्योंकि भारत के विरोध में ही आग उगल करके ये वहाँ पे चुनाव जीते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अब इस देश के साथ थोड़ा सा भारत का ना परेशानी बढ़ जाएगा,
इसी लेकर के इन्वेस्टमेंट जो वहाँ का है हो सकता है कि भारत का वो बर्बाद हो जाए, इसी लेकर के थोड़ा सा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अधिक बन जाता है। सितंबर 2023 में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन भारत समर्थक जो राष्ट्रपति था इब्राहिम मोहम्मद सोली, मतलब उस समय पहले, इस चुनाव से पहले जो राष्ट्रपति थे जिसका नाम था इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये जो थे भारत समर्थक थे और भारत इसके समय में कई प्रकार के निवेश मालदीव में किए थे। और आपको पता है कि कई बार अभी से 2-3 महीना पहले भी आप लोग को करंट अफेयर पढ़ाए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग युद्धपोत वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसको दिए, हेलीकॉप्टर वगैरह भी दिए, बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट हम लोग का चल रहा है। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो थे ये भारत समर्थक थे और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि अपने पड़ोसी को मिलाकर के लेके चले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई भी मुद्दा आएगा देश का तो वो पड़ोसी हमारे साथ खड़ा रहे। ऐसा बात है। कभी कभी आप देखिए ना गांव घर में भी, जैसे कि आप किसी परपंच में फंस जाते हैं, किसी उलझन में फंस जाते हैं, और जब आपके बगल वाला आपका साथ नहीं देता है तो 10 लोग भी कहने वाला, तो बताइए कितना ही घटिया इंसान है कि इसके पड़ोसी भी इसको साथ नहीं दे रहा है। तो एक और अधिक ज़्यादा फोर्स पड़ जाता है आपके कैरेक्टर पे कि आप गलत कैरेक्टर के हैं, कि आपके पड़ोसी भी आपको साथ नहीं दे रहा है। तो उसी तरह की बात है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि जो नेवर फर्स्ट, जब नरेंद्र मोदी आया था तो उस समय इन्होंने एक रोड अख्तियार किया था, रोड मैप बनाया था, नेवर फर्स्ट मतलब पड़ोसी पहले, मतलब सबसे पहले पड़ोसी को मदद करना है। तो उसी में मालदीव भी शामिल था। तो हम लोग बहुत सारे पड़ोसियों को मदद करते रहे, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, हर समय हर परिस्थिति में मदद करते हैं ताकि पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर हमारे साथ शामिल रहे। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के समय में भी हम लोग इसके साथ थे और कई तरह के इन्वेस्टमेंट हम लोग वहाँ पर किए थे। हमारी सेना भी वहाँ पर थी, हमारी सेना भी मालदीव में थी। जो मालदीव के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, मालदीव में जहाँ जहाँ अच्छी सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पर हमारी ही सेना तैनात थी, न कि मालदीव की, क्योंकि मालदीव का जो सेना था ना उतना प्रशिक्षित नहीं था। हमारी सेना मालदीव में थी प्रशिक्षण देने के लिए। मतलब हमारी सेना जो है वहाँ के बड़े बड़े फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज़ का सुरक्षा भी कर रहे थे और हमारी सेना वहाँ के मालदीव की सेनाओं को प्रशिक्षण भी दे रहे थे हायर टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन जब अभी चुनाव हो रहा था तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो थे ये हार गए और हारने के बाद एक नए जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो इनके विरोध में खड़ा हुए थे जिसका नाम था मोहम्मद मुइज़ू, ये पूरी तरह से चीन समर्थित थे और इसका पूरा जो एजेंडा था वो टोटल भारत विरोधी पर ही था। जैसे कि भारत में जब भी चुनाव होता है, चाहे अभी तक, अब तो इतना स्तर गिर चुका है कि मुखिया का भी चुनाव होगा ना तो पाकिस्तान का नाम लोग लेगा, है कि नहीं। एक भी ऐसा चुनाव हुआ है आज तक पूरे भारत में कभी भी कि जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आया हो। सब दिन भले पाकिस्तान का नाम ले या नहीं ले, लेकिन चुनाव के समय में लोग, जितना भी नेता है वो वोट अगर मांगता है तो पाकिस्तान के नाम पे ही मांगता है कि पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, ये पाकिस्तान समर्थित। मतलब पूरा चुनाव का जो मुद्दा होता है ना वो पाकिस्तान चीन ही रहता है। चीन तो नहीं रहता है, कारण है कि चीन पर ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए करके देखिएगा चीन में ज़्यादा नहीं रहता है। और जबकि चीन पर बोलना चाहिए, वो हमारे अभी भी ज़मीन को हड़प करके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल पा रही। पाकिस्तान को इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान से हमें पता है जब मन होगा तब हम लोग लतिया उतिया करके बराबर कर देंगे, इसीलिए करके पाकिस्तान पर बोलते रहते हैं और पाकिस्तान भी नहीं बोल पाता है। तो इसी वजह से ये पूरी तरह से, जिस तरह से अपना है चुनाव में पाकिस्तान का एक बयार चल जाता है विरोध में, उसी तरह से मालदीव में भारत विरोधी बयार चला दिया था मोहम्मद मुइज़ू। और इसी के विरोध में ये जो है जो जीत करके चलाया, भारत का विरोध करते करते सीधा इन्होंने अपने चुनाव में बोला कि मालदीव को इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भारत का गुलाम बना के रखे हुए है। भारतीय सेना आप देखिए यहाँ पर है, तैनात है, ये भारतीय सेना ज़बरदस्ती मालदीव पर अधिकार किए हुई है, जबकि हमारी सेना जो थी वहाँ पर उसके सेना को प्रशिक्षण देने के लिए गया हुआ था। हमारी सेना उसके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की सुरक्षा कर रहा था। तब ये चुनावी भाषण में झूठ सच बोला और बहुमत भी हासिल किया। और अभी जो यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं मालदीव के, वो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के, पार्टी का क्या नाम है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के मोहम्मद मुइज़ू, क्या नाम है, मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति बने हैं, जो पूर्णतः भारत विरोधी एवं चीन के प्रबल समर्थक हैं।
चीन का पूरी तरह समर्थक है। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब हम राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत के जितने भी निवेश यहाँ पर हैं इन सारे समझौतों को हम खत्म कर देंगे और हम चीन को अधिक से अधिक यहाँ पर बढ़ावा देंगे, क्योंकि चीन हमें बहुत सारा प्रोत्साहन फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकता है। इसी वजह से इन्होंने चीन को बढ़ावा दिया था। चलिए साहब, तो इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मालदीव के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? मोहम्मद मोइजू बने हैं। ऐसे बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, VVI है। ये बंद करने का कारण जो बताया है ये भारत का असहयोग, संसाधनों का अभाव को बताया है। अब समझिएगा, आपको पता है कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले अफगानिस्तान में सत्ता पलट हो गई थी और वहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उसका? हाँ, अब्दुल गनी, वो देश छोड़ करके भाग गया था। और जो ये तालिबानी जो आतंकवादी था, वो तालिबानी आतंकवादी जो था अफगानिस्तान पर अधिकार करके वहाँ पर सरकार चलाना शुरू कर दी। और जब सरकार चलाना शुरू कर दी तो आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट हुआ था उस समय भारतीय लोगों को वापस निकालने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था बताइए? बताइए। ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन में क्या चला था? ऑपरेशन देवी। अरे, और आपको याद भी करवाए थे, जब हम लोग किसी के चंगुल में फंस जाते हैं तो भगवान का नाम लेते रहते हैं, देवी का नाम लेते रहते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, तो याद रखेंगे ऑपरेशन। तो उस समय तख्ता पलट जब हुआ ना, तालिबानी सरकार तख्ता पलट कर दी, क्योंकि जो गनी जो था राष्ट्रपति वो भारत समर्थक था, भारत के साथ बढ़िया समझौता बना करके रखे हुए था। लेकिन ये तालिबानी जो था ना, क्योंकि आतंकवादी संस्था है और भारत का सब दिन स्टैंड रहा है कि आतंकवाद का विरोध करना, तो इसी लेकर क्या ये तालिबानी भी भारत का विरोधी रहा है और ये प्रबल पाकिस्तान का समर्थक रहा है तालिबानी। क्योंकि आपको पता है कि आतंकवाद और आतंकवाद क्या होता है? जैसे चोर चोर मसेरा भाई, उसी तरह से पाकिस्तानी आपको पता है जन्मभूमि आतंकवाद का, है कि नहीं? तो होगा ही। तो इसी वजह से ये पाकिस्तान समर्थक है और कई बार ये तालिबानी खुल करके कश्मीर के मुद्दों पर पाकिस्तान का पक्ष लिया है। तो इसी वजह से भारत सरकार तालिबान की जो सरकार बनी है ना, इसको ना मान्यता नहीं दी है। क्योंकि जब भी सरकार सत्ता पलटती है ना, तो जो अलग अलग देश होते हैं वो मान्यता देते हैं, कुछ देश नहीं देते। जैसे कि इजराइल हो गया, इजराइल को अभी भी बहुत सारे देश ऐसा है जो उसको मान्यता नहीं दिया है। उसी तरह से और भी देश। तो उसी तरह से ये जो है तालिबानी सरकार, इस सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं दी है कि ये लीगल सरकार है। भारत सरकार का कहना है कि ये लीगल सरकार नहीं है, ये जनता के द्वारा चुने हुए सरकार नहीं है और हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, आतंकवाद के समर्थक नहीं हैं। इसी वजह से ये तालिबानी सरकार को हम सरकार नहीं मानते हैं, ऐसा बात है। लेकिन उस समय से लगातार तालिबान जब तक था पलट हुआ, फिर भी तालिबान का राजदूत भारत में था और बार बार प्रयास कर रहा था कि भारत सरकार इस सरकार को, तालिबानी सरकार को मान्यता दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बार बार ये प्रयास कर रहा था कि हमें मान्यता भारत सरकार दे ताकि भारत के साथ एक बेहतर संबंध बन पाए। लेकिन बेहतर संबंध की बात, भारत सरकार को पता है आतंकवादी है तो कभी भी तालिबान जो है सो एक्टिव भारत में भी हो सकता है। इसी वजह से भारत सरकार इसको मान्यता नहीं दी और ये प्रयास कर रहा था मान्यता मिल जाए। और यहीं से वाद विवाद शुरू होता है कि तालिबान सरकार चाहती है कि हमें मान्यता दिया जाए और भारत सरकार कहती है कि आतंकवादियों की सरकार है, इसी वजह से इसे हम मान्यता नहीं देंगे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के तालिबानी सरकार अपना दूतावास दिल्ली से क्या कर लिया, खाली कर लिया कि अब भारत में हमें कोई भी व्यापार, कोई भी समझौता, किसी प्रकार का रिलेशन भारत से हमें नहीं रखना है। और जब इनसे कारण पूछा गया तो इन्होंने बताया कि भारत सरकार हमें असहयोग, माने सहयोग नहीं करती है। सहयोग नहीं करने का मतलब एक अप्रत्यक्ष तरीका से बोला, हमारी सरकार को मान्यता नहीं देती है। और इसके अलावा संसाधनों का अभाव, कि हमारे पास इतनी संसाधन नहीं है कि भारत में हम राजदूत को रख सके। क्योंकि जब भी भारत में अगर राजदूत होता तो सारे खर्चों का वहन भारत सरकार करती है, जबकि तालिबानी सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं दी थी। इसी वजह से इसके जो एम्बेसडर हुआ करते थे, इसके खर्चों का वहन भारत सरकार नहीं करती थी। इसीलिए बोला कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, हम इतना वहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए करके ये क्या कर लिया, वापस बुला लिया। समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए अब देखिए बात आएगी अगर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम, तो जो तालिबानी सरकार में राष्ट्रपति है उसका नाम है, अच्छा इसको कहते क्या है राष्ट्रपति को, अभी तो हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं लेकिन तालिबान में इसे कहा जाता है वहाँ अफगानिस्तान में अमीर अल मोमिनन, क्या कहते हैं, अमीर अल मोमिनन, ठीक है। और ये जो है कौन है, हेबतुल्ला अखुंदजादा, कौन है, हेबतुल्ला अखुंदजादा यहाँ के राष्ट्रपति अभी, ठीक है, याद रखेंगे साहब। चलिए अगला है कि आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर, क्या नाम है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया शहर में कर दिया गया है। इसकी हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच रिश्ता खराब हो चुका है और भारत ने 62 राजनयिकों में से 41 को कनाडा वापस भेज दिया है। अब समझिएगा बात, भारत सरकार भारत में एक आतंकवादी संस्था, आपको अभी जस्ट बताया कि भारत जो है आतंकवाद, किसी भी प्रकार के आतंकवाद का विरोधी रहा है। तो एक आतंकवादी संस्था बना था जिसका नाम था खालिस्तानी टाइगर फोर्स, ठीक है, खालिस्तानी टाइगर फोर्स। और इसका मानना ये था, ये बनाया इसलिए गया था जो पंजाब का वर्तमान क्षेत्र है, यानी सिख वाला क्षेत्र। अभी जो भारत में पंजाब है वो, और पाकिस्तान में भी तो पंजाब है, वो पंजाब। तो ये जो बना था ना खालिस्तानी टाइगर फोर्स, इनका मानना ये था कि ये जो पंजाब का जो क्षेत्र है, सिख का जो क्षेत्र है ना, ये हमारा एक अलग जो है देश बनना चाहिए, समझ रहे हैं। और इसी लेकर के ये आतंकवादी संस्था को तैयार करके भारत में आतंकवाद को फैलाता था और विभिन्न अलग अलग धर्मों के लोगों पर अत्याचार करने का प्रयास करता था वहाँ पंजाब में। तो भारत सरकार क्या की, खालिस्तानी टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन घोषित कर दी। और इसके सरगना जो था, जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, ये नीलामी आतंकवाद थे, इनामी, मतलब इस पर इनाम घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, कि इसे जो पकड़ करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये हरदीप सिंह निज्जर जो था ना, ये भाग गया कहाँ, कनाडा। और कनाडा भागने के बाद जब भारत सरकार इस पर कार्रवाई करना चाहे तो ये डर से भाग गया कनाडा। और कनाडा जा करके इन्होंने क्या किया, कनाडा की नागरिकता ले ली, क्योंकि कनाडा की नागरिकता लेना बहुत आसान होता है। अगला है कि 8 से 10 अक्टूबर 2023 को तंजानिया की राष्ट्रपति, जिसका नाम है सामिया सुलूहू, क्या नाम है, सामिया सुलूहू, भारत आई और तंजानिया के साथ कुल 6 समझौता हुए, जिसमें तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना भी शामिल था, जबकि IIT मद्रास की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। देखिए अक्टूबर में तंजानिया की जो राष्ट्रपति आई है, जिसका नाम क्या है, सामिया सुलूहू, क्या नाम है, सामिया सुलूहू, ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। और भारत इसके साथ, जब ये भारत आई थी तंजानिया की राष्ट्रपति, तो भारत इसमें 6 प्रकार के समझौते किए थे। और 6 प्रकार के समझौते किए थे, जिसमें एक शामिल था कि वहाँ पर तंजानिया में एक क्या लगाया जाएगा, औद्योगिक पार्क लगाया जाएगा। इससे पहले आपको पता है कि भारत जो है ना, IIT मद्रास का एक शाखा कहाँ खोला था, तंजानिया में खोला था। इस बात को याद रखिएगा। और ये सवाल छपा भी था, ये सवाल छपा भी था, तो याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि भारत ने सर्वप्रथम भारत से बाहर IIT मद्रास की ब्रांच यानी शाखा जो है सो किस देश में खोली थी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तंजानिया में। अब पूछा जाएगा कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, डोडोमा। और यहाँ का मुद्रा क्या है, तो क्या बोलेंगे, शिलिंग है। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, मैंने चार्ज नहीं हो रहा क्या, इसका मतलब है चार्ज नहीं हो रहा है, पता नहीं किस कारण से। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को JNU ने, JNU का पूर्ण रूप क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। कौन सा दिया है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि दिया है। और यह सम्मान प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन चुकी है। इस तरह की सम्मान प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन चुकी है, इसीलिए करके ये थोड़ा सा और अधिक VVI हो जाता है। तो याद रखेंगे JNU का डॉक्टरेट की मानद उपाधि। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में लॉस एंजल्स में खेले जाने वाले ओलंपिक में
4 नए खेल शामिल होंगे। तो पूछा जाएगा कि आगामी जो खेल होगा ओलंपिक का 2023 में, ये कहाँ होगा? 2023 होगा ना, गड़बड़ मिस्टेक है, यहाँ गड़बड़ हो गया। वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे 2028 में जो खेल होगा कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में खेले जाने वाले जो ओलंपिक खेल है उसमें 4 नया खेल शामिल होगा, जिसमें क्या क्या शामिल होगा? T20 फॉर्मेट का क्रिकेट शामिल होगा, T20 फॉर्मेट का क्रिकेट शामिल होगा। उसके बाद बेसबॉल स्क्वैश शामिल होगा, और क्या हो जाएगा इसमें? लैक्रोस। बेसबॉल और स्क्वैश और लैक्रोस शामिल होगा। जबकि 2024 में जो ये ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होगा? जबकि इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था ना, जापान के टोक्यो में 20 में। तो 20 वाला 21 में जाकर के जो हुआ था। अगला है कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जो वर्तमान में कतर सेना से जुड़ी एक कंपनी जिसका नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में कार्यरत थे, 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सजा कतर ने सुनाई है। देखिए समझिएगा कि भारतीय नौसेना का जो पूर्व अधिकारी था, ठीक है ना, ये कतर में एक कंपनी है, क्योंकि कतर में ना जो वहाँ की सेना होती है उसकी जो प्रशिक्षण होती है ना वो खास कंपनी के द्वारा होती है। तो वहाँ पर जो वहाँ के सेना को प्रशिक्षित करने वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम है अल दहरा। क्या नाम है? अल दहरा। अब देखिए अल दहरा जो कंपनी है ना, इसमें ये जो रिटायर अधिकारी थे भारतीय सेना का, वो वहाँ पर गए हुए थे इस कंपनी में वहाँ के सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन 8 सैनिकों पर, भारतीय जो पूर्व अधिकारी हुआ करते थे, उन सैनिकों पर कतर ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी है जासूसी मामले में। जासूसी मामले में कहा गया कि ये जब प्रशिक्षण दे रहे थे तो कतर का जो अंदरूनी जो क्या कहते हैं रिपोर्ट है, अंदरूनी जो डाटा है, इसका साझा, कतर का जो डाटा है इसका साझा जो है ना इजराइल के साथ किया है। मतलब इजराइल के लिए ये 8 भारतीय जो है ना, ये कतर का कहना है कि ये 8 भारतीय ये जो है कतर के विरोध में इजराइल के लिए जासूसी का काम किए हैं। इसीलिए करके वहाँ का जो न्यायालय है वो इन्हें फांसी की सजा दी है। ऐसे बात है। ऐसे बीच में एक बार भारत सरकार प्रयास की थी, लेकिन उस समय फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। प्रयास किया था छुड़वाने का, लेकिन वो मामला हो नहीं पाया सही। अब जो है सो इसे फांसी की सजा दिया गया है। और ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, देखिएगा इनको जो है सो एक पुरस्कार भी मिला था, नरेंद्र मोदी खुद जो है सो पुरस्कृत भी किए थे। अब देखिएगा 26 अक्टूबर 2023 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई है। समझ में आया कि नहीं है? इन सीमा पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया, और इसमें कमांडर जिसका नाम था पूर्णेंदु तिवारी, क्या नाम है? कमांडर पूर्णेंदु तिवारी शामिल है, जिसे 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था इन्हें। और आप देखिए इन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो जिन जिन 8 सैनिकों को सुनाया गया फांसी की सज़ा, उनका नाम यहाँ पर है, जिसमें देखिए पूर्णेंदु तिवारी शामिल हैं, नवतेज सिंह गिल शामिल हैं, सौरव वरिष्ठ शामिल हैं, वीरेंद्र कुमार वर्मा शामिल हैं, और सुगनाकर पकाला शामिल हैं, कमांडर संजीव गुप्ता शामिल हैं, और अमित नागपाल शामिल हैं, और नवीक रागेश शामिल हैं। तो ये 8 शामिल हैं। और अभी तो भारत सरकार जो है सो अभी जो चल रहा है COP28, उसमें कतर भी शामिल है। भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के मामले में भारतीय जो सेना है इसको छुड़ाने का प्रयास होना चाहिए। चलिए अगला है साहब ग्लोबल हंगर यानी भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023। तो इसका जो जारी सबसे पहले याद रखना है, जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे जारी जो करता है वर्ल्ड वाइड एंड वेलिंगर हिल्स, ठीक है, ये इसको जारी करता है। और इसमें हंगर में, भूखमरी में भारत का जो स्थान हो गया है 111 हो गया है, जबकि इससे पहले 107 था और उससे भी पहले 101 था। अब जो हो गया कितना हो गया? 111 हो गया है। और कितना देशों में? 125 देशों में, 125 देशों में, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास है कि नहीं। चलिए, क्योंकि हम लोग बार बार भुगते रहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे तो सड़क पे आ जाएगा, भूखा मर रहा है, नंगा मर रहा है, लेकिन आप देखिए रिपोर्ट में क्या आता है। ऐसा बात है।
चलिए तो याद रखिएगा 111वां स्थान पर है, याद रखना है इस बात को। और अंतिम स्थान पर पूछा जाएगा कौन है, तो क्या बोलेंगे, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक। कौन शामिल है, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, ये शामिल है, इस बात को याद रखेंगे। कल हम लोग कल या परसों 2-3 और हम लोग इंडेक्स बताए थे, जिसमें कौन कौन बताए थे। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना था, 87वां। कितना था, 87वां था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि शांति में भारत का स्थान कितना है, 126वां। कितना है, प्रेस में अगर पूछा जाएगा तो 161वां। कितना है, 161वां। ये सब डाटा को याद रखिएगा। हम पिछले मैगजीन में शायद एक जगह बहुत सारे डाटा को लिखे थे जो भी इंडेक्स था।